गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पूरा नोडल एनालिसिस पे जो भी क्वेश्चन हो सकता था वो नोडल एनालिसिस पे, फिर पोटेंशियल्स निकाला था हमने, कैसे चार्ज पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कैपेसिटर पे, ये देखा था, है ना। और इसके पहले हम लोग डायलेक्ट्रिक का कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं और किरचॉफ लॉ एक्चुअली, फिर उसका व्हीटस्टोन ब्रिज। आज बात करेंगे हम लोग वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस ना होकर अनबैलेंस्ड हो, है ना। दो तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज पॉसिबल हैं हमारे पास। एक जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा हो सकता है जो अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल्स नहीं दिया हुआ हो, तो पोटेंशियल निकाल भी सकते हैं, एक उपाय वैसा है। और नहीं तो उसको रिजॉल्व करके इस फॉर्मेट पे ले आया जाए कि हम उसको आराम से सॉल्व कर सके, है ना। मतलब उसको ब्रेक करके या उसको रीअरेंज करके ऐसे फॉर्मेट पे लाएं जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब स्टार टू डेल्टा, या फिर इसको वाई डेल्टा टी डेल्टा वी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई कैपेसिटर का कम्बिनेशन डेल्टा यानी ट्रायंगल के फॉर्म में है तो उसको आप टी के फॉर्म में ला सकते हो, या फिर वाई के, टी वाई जो भी कहो, या स्टार भी कहते हैं इसको। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एक्चुअली स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो हो सकता है, वो याद रखना इसमें, या तो डेल्टा से स्टार जाने के लिए आ जाए या तो स्टार से डेल्टा। तो पहला हम जो देखेंगे वो है डेल्टा टू स्टार, ठीक है, ठीक है पहला। तो चलो देखते हैं इसको। देखो मान लो ये एक डेल्टा फॉर्मेशन है, लग रहा है ना, और ये कैपेसिटर्स से बना है। किससे बना है? कैपेसिटर्स से बना है। मान लो ये पॉइंट कैसे ए बी सी है, इसका कैपेसिटर है सी ए सी बी और ये सी सी, एंड इसे हमको कन्वर्ट करना है डेल्टा में। देखो ये ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट होगा, मतलब ये इस तरह से कन्वर्ट होगा हमारा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, मान लो ये ओ है, और आपने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा टू स्टार। या देखने में वाई टाइप का भी लगता है। वाई क्या, इसको अगर ऐसे कर दो तो ये टी भी लगेगा देखने में, है ना। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव करवा दें, इस तरह से, और इसको ऐसे मूव करवा दें तो ये टी की तरह भी लगेगा देखने में हमारा। तो इसको डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू वाई, डेल्टा टू टी कह सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले इसका नाम कर देते हैं। जो नया कैपेसिटर मिला इसको हम C1 देते हैं, इसको C2, इसको C3। देखो C1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा CA, CB, CB, CC, CC, CA डिवाइडेड अपॉन CA। अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ खास नहीं किए हैं, करना बस इतना ही है कि जिस कैपेसिटर को तुम निकाल रहे हो, जैसे ये तुम्हारा C1 है, इसको तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वही ना C1 है हमारा। देखो सबसे पहले समेशन ले लो प्रोडक्ट का। समेशन किसका ले लो? प्रोडक्ट का। दो कोई कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करके जो समेशन होता है वो निकालो, और डिवाइड उससे करो जो उसके अपोजिट वाला कैपेसिटर है। इसके अपोजिट वाला कैपेसिटर है ना,
वैसे ही अगर हम लोग मान लो कि अगर C2 निकाले होते, जैसे अगर हमको मान लो ये C2 फाइंड आउट करना होता, तो C2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो C2 के लिए भी वैसे ही लिखते CA CB CB CC CC CA। डिवाइड किससे करते, तो डिवाइड करते हम लोग C2 के अपोजिट वाला है ना, दैट इज CB। देखो याद ये नहीं करना है, ये रिजल्ट अगर डायरेक्टली याद कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह तुमको इसी तरह से अरेंज करके नहीं देगा जैसा हम अरेंज किए हैं। वहाँ एक डिजिट रहेगा और डिजिट में CB CC C1 C2 नहीं लिखा रहेगा। बस याद क्या करना है कि जो कैपेसिटर हमको निकालना है उसके अपोजिट वाला यहाँ डिवाइड कर देना है, और ये सेम तुमको वहाँ वर्क करेगा रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि वहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और वहाँ भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी मिलने वाला है। तो उस केस में हम उसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अभी बता रहे हैं, ठीक है। वैसा ही अगर हम C3 निकाले तो क्या आएगा, तो C3 निकालेंगे तो आएगा CA CB CB CC CC CA डिवाइडेड अपॉन CC। C3 के लिए C3 ये है हमारा। तो ये जो कन्वर्सन हुआ आपका, ये हुआ स्टार नहीं डेल्टा टू स्टार या डेल्टा टू वाई। ये क्या हुआ, डेल्टा टू स्टार, या फिर आप इसको वाई कह दो या फिर आप इसको टी कह दो, डेल्टा टू स्टार वाई या टी ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कर सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है ना, इसका उल्टा क्या होगा, स्टार टू डेल्टा या वाई टी जैसा भी, उससे हमको डेल्टा, यानी हमको इस वाले से इस वाले में जाना है। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम उल्टा चलते हैं, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अब देखो इसके बाद हम लोग को चलना है उस वाले पे, मतलब उल्टा, है ना। अब चलेंगे हम लोग डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार तो चल ही गया, क्या बात कर रहा है, उल्टा स्टार वाई या टी से डेल्टा, यानी इससे इसमें कन्वर्ट करना है हमको। तो ठीक है करते हैं, सॉरी ये CA है, ये आपका CB है और ये आपका CC है। बहुत सिंपल है ना, चलो ठीक है, लिखना सिंपल है, मतलब इसका वैल्यू अभी लिखना पड़ेगा। चलो इसको हटा देते हैं, या तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। सर यार, फाइनली हम इस फेज में आ जाएंगे, इस वाले कैपेसिटर के फॉर्म में आ जाएंगे हम लोग। और गिवन हमको बस उतना ही है, C1 C2 और C3, एंड हमको सॉल्व करना है ये रिजल्ट। देखते हैं क्या आता है। देखो बहुत सिंपल है, देखो जैसे अगर हमको मान लो निकालना है ये, ठीक है, CA के पास का कैपेसिटर पहले देखो कौन कौन है, जिसके इन बिटवीन में मेरा CA दिख रहा है, वो है C2 और C3। तो जो इसके पास का है पहले उसको मल्टीप्लाई करो, C2 मल्टीप्लाइड बाई C3। डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में वैसे ही टोटल कैपेसिटर का यहाँ पे सम होगा, यहाँ होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब सेम अगर हम प्रोसेस चलें उस वाले के लिए, क्या कहते हैं, CV के लिए, तो CV के लिए क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, तो CV के लिए C1 C3 को, वेरी गुड। क्यों होगा C1 C3, इसलिए होगा क्योंकि वो उन दोनों के बीच में मेरा CV दिख रहा है, वेरी गुड। C1 प्लस C2 प्लस C3। और वैसे ही अगर हम लोग C निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया हमारा स्टार वाई या फिर टी से डेल्टा की तरफ का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी हम लोग दोनों ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं, डेल्टा से जब हम लोग वाई की तरफ आएंगे या वाई से जब हम लोग डेल्टा की तरफ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको यूज कैसे करेंगे, है ना, इससे उसमें कन्वर्ट करके या उससे इसमें कन्वर्ट करके यूज कैसे करेंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। इसको पहले मिटा दें, देख लो, पहले इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं इसको।
मिटा दे, चलो। देखो ये कैपेसिटर का मान लो ये कनेक्शन है हमारा। देखो इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले जो हम ये डेल्टा स्टार का जो यूज कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको mn के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। mn ने an दे दिए हैं, चलो ठीक है, ये तो अजीब हो गया, m ही कर लेते, क्या दिक्कत है। mn के अक्रॉस तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे रहता, ये 1 माइक्रोफैराड और ये होता 3 माइक्रोफैराड, तो आपके लिए जरा सा भी सोचने वाली बात यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आपका 4 कैंसिल हो जाता। फिर आराम से 1 3 को आप सीरीज पे सॉल्व करते, इधर भी 1 3 को सीरीज पे सॉल्व करते, फिर जो फाइनली रिजल्ट आता मेरा, जैसे कि 3/4 आता, वो 3/4 को आप फिर डबल करते तो 3/2 आपका आंसर हो जाता। लेकिन कब? जब ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज रहता तब, है ना। जैसे ये 1 3 और ये 1 3 रहता तो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कर दिया है कि ये है हमारा 3 और ये है हमारा 1, तो ये थोड़ा सा तकलीफ हो गया ना, कि अब ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज नहीं रहा, ये रह गया मेरा अनबैलेंस वीटस्टोन ब्रिज। तो क्या करेंगे? देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या ये डेल्टा के फॉर्म में है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं हम। तो इसको देखो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। बताओ क्या ये पॉसिबल है इस तरह से लिखना? जैसे हम बनाए हैं, क्या इसको उस तरह से लिखना पॉसिबल है? बाकी सारा डेटा तो अभी भी वही है, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड। तो सिर्फ किए क्या है कि इस वाले वायर को यहाँ लेके चले आए हैं, इस वाले वायर को यहाँ लेके चले आए हैं, कुल मिला के इसको इस तरह का कम्बिनेशन हम बना दिए हैं, जो कि एकदम इजीली पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर का भी पॉइंट n है और ये भी n ही है, सेम वायर है ना, वायर में कुछ कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, एंड दिस कुड बी कन्वर्टेड, मतलब ये कन्वर्ट किया जा सकता है, दिस कैन भी होगा मेरे ख्याल से, जो भी होगा जाने, ये कन्वर्ट किया जा सकता है एक कैपेसिटर के ग्रुप में, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। देखो ध्यान से जरा, क्या अभी जस्ट बताया था हमने स्टार टू डेल्टा, मान लो इस पे भी नाम दे दो कि भाई इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है। याद होगा C1 C2 C3 के लिए क्या करना था, पहले सबका मल्टीप्लिकेशन करके सम कर दो, डिवाइड में वो लो जो उसके अपोजिट का, जैसे C1 निकालोगे तो डिवाइड में 4 डालोगे, C2 निकालना होगा तो डिवाइड में 1 रखेंगे, वेरी गुड, और C3 निकालना होगा तो डिवाइड में 3 रखेंगे, और सबके ऊपर में तो ऑलमोस्ट वही आएगा डिजिट C1, सबके प्रोडक्ट का सम, तो एक बार ही तो निकालना है, याद हो गया, तुम कैलकुलेट करके रख देना है उस पर। अब देखो ये कन्वर्सन कैसा लिखाएगा, तो ये कन्वर्सन तुम्हारा इस तरह से लिखाएगा। देखो अब ये 1 माइक्रोफैराड, ये लिखाएगा तुम्हारा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर एक और देखो इस तरह से, इस तरह से लिखाएगा ना,
इसका नाम C2, इसका नाम C1, इसका नाम C3, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे लिए एकदम से ईजी हो गया इसको सॉल्व करना। अगर तुम पॉइंट M और N के बीच की बात करो तो क्यों ईजी हो गया उसका रीज़न समझो। द कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड एंड C2 इज इन सीरीज, है ना, रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका। 3 माइक्रोफैराड एंड C3 इज ऑल्सो इन सीरीज, ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनली इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो फाइनली पैरेलल का कैपेसिटर का रिजल्ट निकलेगा वो इस C1 के साथ फिर सीरीज में है तुम्हारा, है ना, C1 के साथ किस में है, सीरीज में है। तो C2 और 1 सीरीज, C3 और 3 सीरीज, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के पैरेलल, और जो फाइनली इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा वो C1 के साथ फिर क्या होगा, सीरीज होगा, है ना। और हम उसके बाद Mn का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। हो गया नोट। तो ये हो गया हम लोग का कंडीशन, मतलब कन्वर्सन का, स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार। या तो फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो मान लो यहाँ हमने एक सेल लगाया, ठीक है, ये सेल का कनेक्शन है हमारा, सिम कार्ड मत समझ लेना, सेल का ही कनेक्शन है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। मान लो यहाँ से ये Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो इस पे चार्ज आएगा मान लो प्लस Q1, प्लस Q1 और ये माइनस Q1। इस पे गया मान लो प्लस Q2 और माइनस Q2। तो ऑब्वियस है, देखो क्या होगा कि जो चार्ज है अगर यहाँ Q3 जा रहा है, ठीक है, और ये माइनस Q3, ये फिक्स है, बात समझिएगा, ये फिक्स है कि 3 माइक्रोफैराड पे वही चार्ज होगा जो चार्ज यहाँ वाले 3 माइक्रोफैराड पे, यानी यहाँ चार्ज क्या होगा, प्लस Q1 और माइनस Q1, और यहाँ क्या होगा, प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक है। अब एक रिलेशन हमको चाहिए किसके किसके बीच का, माइनस Q2 मतलब Q2 Q3 और Q1 के बीच का, जो हमको मालूम नहीं है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से करना है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक, जो हम इसके पहले बताए थे वो कि अगर पाथ सेम रहे, कैपेसिटर सेम हो, तो उसमें क्या कहते हैं, पोटेंशियल उसका C इक्विवेलेंट जब हम लोग निकाल रहे थे Q वाले का, तो पाथ सेम रहने पे हम लोग उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मान लिए थे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कैपेसिटर सेम, तो चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। Q = C × V होता है। अब देखो क्या करेंगे, अब कर क्या सकते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, है ना। नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना फाइनल चार्ज होगा। चूंकि इस पे इनिशियल चार्ज मेरा क्या था, 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q1 प्लस Q3 इक्वल 0, यानी Q1 प्लस Q3 क्या हो जाएगा, वो Q2 के इक्वल हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करने का इसको 2 तरीका हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसमें लूप लॉ लगाएंगे, है ना। इसमें क्या लगाएंगे, लूप लॉ, फिर एक रिलेशन मिलेगा, हमको Q मिल जाएगा, ठीक है। जो Q मिल जाएगा तो हमको टोटल Q मिल जाएगा, वो Q इस V के टर्म में। और आप देखिए बताते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं। Q को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि इस पूरे की जगह देखो, अगर मान लो इस पूरे को तुम रिफॉर्म करके ऐसे लाओ, इस पूरे को एक पार्टिकुलर एक कैपेसिटर यहां पे लगेगा C इक्विवेलेंट का, जो हम लोग सॉल्व करके लाते हैं जनरली, है ना। और ये मेरा V एक जो हमने बैटरी से या सेल लगाया है जिससे चार्ज Q जा रहा है, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या निकालना होगा हमको, Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना। और चूंकि Q2 का वैल्यू मिल चुका है हमको, Q1 प्लस Q3, और हम Q से यहां से चार्ज दे रहे थे जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये भी हम देख रहे हैं। तो हम क्या Q1 Q2 Q3 सॉल्व करने के बाद ये Q निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमको बस चार्ज का सम करना होगा। और उसके लिए क्या अप्लाई करना होगा, लूप लॉ। हमारे पास कितना लूप है, देखो पहला ये लूप है, चलो पहले इसका नाम दे दो A, इसका नाम O दे दो, B C
डी ई एफ कर देते हैं, ओ पी कर देते हैं, इसको ओ पी कर देते हैं, एफ जी एच। तो एक लूप तो ये ऐसा हो गया हमको। एक काम करो, इसको भी ए ही रहने दो, इसको ए बी रहने दो, सी रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, नाम में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सी यहाँ तक चल जाएगा, सी डी कर दो, ई कर लो, एफ कर लो, बहुत हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास कितना लूप है, एक लूप है तुम्हारा ए बी ई एफ ए, ठीक है। दूसरा लूप है तुम्हारा बी सी डी ई बी, ठीक है। तीसरा लूप क्या ले सकते हो, एक लूप इस सेल को कनेक्ट करके ले सकते हैं हम लोग, जैसे ओ, ठीक है, एफ ई डी पी ओ, या फिर ऐसे ले सकते हैं ओ ए बी सी पी ओ। तो लूप हमारे पास 4 हैं, उनको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, नेट चार्ज। और नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी। नेट चार्ज जो भी आएगा आपका वो वी के टर्म में आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास वी पोटेंशियल लिया हुआ है, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सी इक्विवेलेंट। तो 2 प्रोसेस है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो स्टार टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन से, या तो फिर आप सिमेट्रिकल चार्ज लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 2 कंडीशन, आपको जो ऐसे इच्छा करे आप ऐसे सॉल्व करो, इसमें होगा कि आपको चार्ज का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कैपेसिटर मिल गया, फिर वो दोनों सीरीज में। हाँ, इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्या होगा कि इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो कैपेसिटर थोड़ा सा टिपिकल आएगा। जैसे कभी कभी ऐसा आ सकता है, जैसे इसका हमको लगता है कि इसमें आना चाहिए कितना, 19 12 4 16 16 3 19 19 19 19/4, और मान लो 19/4 है ये, नहीं ये 19/3 है, ये 19/3 है और ये 3 है। तो देखो कितना आएगा, 3 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 19 प्लस 3y, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 19 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 3 9 19 9 28 57 57/28। ये कैपेसिटर का जब सॉल्व करके आएगा हमारा, तो इसको हम नियर अबाउट 2 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से सोचना होगा आपको, इसमें थोड़ा सा यही होगा कि टिपिकल आ सकता है। तो फिर आप देख लीजिएगा कि नियर अबाउट डिवाइड करके 2 कर दिए, फिर उसका ये ईजी हो जाएगा आपका सॉल्व करना। 2 माइक्रोफैराड ऊपर भी कुछ आएगा, C2 कितना आएगा, C2 आएगा 19 ही है, अप्रॉक्स 19 ही आएगा, क्योंकि 19 डिवाइड बाई 1 19 आ जाएगा, और 19 और 1 का कितना हो जाएगा 19/20, है ना। 19/20 क्या हो गया, 0.9 के अप्रॉक्स, है ना, 95 98 जो भी, इसको तो 19/20 ही रहने दो, अब प्लस में 2 ऐड कर देना, पैरेलल है तो कितना हो जाएगा 59/20। अब फिर उसमें ये C1 ऐड कर देंगे, C1 आएगा 19/4, ये C1 है ना, डिवाइड सामने वाला 4 दिख रहा है, तो C1 कितना आ जाएगा 19/4, और 19/4 में हम क्या ऐड कर देंगे, ये 19/20 प्लस 2, वो जो होगा मेरा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर आपको ये चार्ज वाला ज़्यादा इजी लगता तो चार्ज से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए वो सॉल्व कैसे करना है। तो 2 प्रोसेस है, आपको जो इच्छा लगे उससे सॉल्व करो, ठीक है। इसमें चार्ज कैसे किया सिमेट्रिकली वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे सिमेट्रिक जाने का रीज़न सिर्फ कैपेसिटर था, कैपेसिटर सेम तो चार्ज सेम, नोट कर लो। वो चीज़ मैंने आपका है कि Q क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है N टू V, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसको मिटा देते हैं। ये स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार जो भी है, इस तरह का क्वेश्चन आपका हो गया, जिससे आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इस पे अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद लास्टली इस पे न्यूमेरिकल तो देखना ही है। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज पैरेलल से, वो है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक यानी वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरी कर रहा हो, ठीक है। या तो फिर उसको इस तरह से ही अरेंज किया गया हो
कि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक वैरी कर रहा हो, तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें दो ही केस आ सकता है बाबू, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल। देखो जरा ध्यान से समझा रहे हैं, देखो कैसे समझ में आएगा कि कौन सीरीज होगा और कौन पैरेलल होगा। मान लो ये दो कैपेसिटर का प्लेट्स है जो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेट है, मान लेते हैं ये कैसा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है साइड ए का। इसका साइड कितना है? स्क्वायर प्लेट है दोनों तरफ, जिसका साइड ए है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें फील्ड किया हुआ है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से K2 जा रहा है। K1 से क्या हो जा रहा है? K2 जा रहा है। किधर? एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ। मान लो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस वाला चार्ज आएगा, और ये तो अर्थ रहता ही, तो चौबीस छोड़ हटो, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। K1 से K2 जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप ध्यान से समझो तो ये है क्या? एक्चुअली ये है कि हर एक पार्टिकुलर को एक छोटा सा अगर हम पोर्शन काटें इसमें से, यानी पार्टिकुलर अगर इसमें से कोई छोटा सा एलिमेंट काटें, तो हर एक एलिमेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है बात को? हर एक एलिमेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? वेरी कर रहा है। तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग, इसके जस्ट बाद वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि इस छोटे छोटे एलिमेंट का बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है इसमें, एक दूसरे के साथ साथ। वेरी गुड। और चूंकि ये सब आपस में डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं ना, सारे डाइलेक्ट्रिक आपस में क्या कर रहे हैं? जो हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स मानेंगे, वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। याद होगा आपको, हमने पहले ही बताया था कि जिसने एरिया डिवाइड किया वो पैरेलल, जिसने लेंथ मतलब डिस्टेंस डिवाइड कर दिया वो सीरीज। इसके पहले भी याद होगा, हम लोग जब सॉल्व करते थे इस तरह से कैपेसिटर लेते थे जिसपे दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखते थे हम लोग। मान लो एक तीन भी डाइलेक्ट्रिक रख लिए, क्या दिक्कत है? याद आ रहा होगा आपको कि ऐसा 3-4 डाइलेक्ट्रिक रखते थे हम लोग। तो यहाँ क्या बोले थे बाबू कि ये जो डिस्टेंस डिवाइड इन दोनों ने किया है, dy2 और dy2, ये दोनों आपस में क्या है? वेरी गुड, सीरीज में है। लेकिन जिसने एरिया डिवाइड किया है आपस में ay2, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो याद रखना है कि जो एरिया डिवाइड करता है वो पैरेलल होता है, जो डिस्टेंस डिवाइड करता है वो सीरीज होता है। एग्जैक्टली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ बातें क्या हो रही हैं कि यहाँ पे सारा एलिमेंट एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग डिस्टेंस के लिए, पार्टिकुलर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में सीरीज ग्रुपिंग का बात करेंगे, और इसमें जो हमारा नेक्स्ट सी आएगा वो सीरीज ग्रुपिंग है। तो ये 1/dc का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग में आपको मालूम है। और 1/dc क्यों हुआ? बात समझिए जरा ध्यान से। 1/c होगा क्या? 1/dc1, dc2, dc3, इस तरह से बहुत सारे पार्ट का सम है ना। तो ओवरऑल हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि एक एलिमेंट का लेकर ओवरऑल उसको इंटीग्रेट कर दे K1 से K2 तक, है ना। तो वही चीज़ करना है हमको। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा सोचो कि अगर ऐसा हुआ होता, ये प्लेट्स हैं और इस बार डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है इसमें, और वो यहां से K1 से वैरी कर रहा है, मान लो यहां K2 तक। तो इस बार क्या होगा? इस बार एक एलिमेंट यहां लेंगे हम लोग, वही सेम प्लेट है, स्क्वायर है, ठीक है। इस बार एक एलिमेंट ऐसे लेंगे, है ना। ये एलिमेंट कुछ ऐसे रहा होगा। तो जब ये एलिमेंट आप लोगे,
जिसका आपको निकालना है छोटा सा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए छोटा सा आपका कैपेसिटेंस जो कि डीसी आएगा कुछ भी। ऐसा बहुत सारा यहाँ एलिमेंट्स लिया जा सकता था इसके पैरेलली, बहुत सारा। और पैरेलली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से एरिया डिवाइड कर रहे हैं। डिस्टेंस तो सबका सेम है डी, देख लो डिस्टेंस तो सबका सेम है डी, डिवाइड क्या हो रहा है यहाँ, एरिया हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सी निकालने के लिए इंटीग्रेशन डीसी करते हैं। किस केस में, इस वाले केस में हम लोग इंटीग्रेशन डीसी करेंगे। ऊपर वाला जब केस रहेगा तो उसमें इंटीग्रेशन 1/c निकालने के लिए 1/dc का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक सीरीज और एक क्या हुआ, पैरेलल। दोनों पे हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप देख लीजिए, नोट करिए इसको। चलो इस तरह का क्वेश्चन अब एक बार देख लिया जाए पहले। तो चलो एक को पहले सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों पे के क्वेश्चन देखेंगे। और मान लो ये क्वेश्चन ही हटाओ, इसी को क्वेश्चन ही मान लेते हैं कि K1 से K2 ही वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है। स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है साइड ए का, तो मतलब एरिया तो ए स्क्वायर हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। और हर एक प्लेट का एरिया ए स्क्वायर ही आएगा, जो छोटा छोटा वाला हम लोग पार्ट ले रहे हैं। मान लो इसका थिकनेस है dx, कितना है थिकनेस, dx है, ठीक है। तो इसका जो छोटा सा इसका dc आएगा, वो dc क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन dx, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन उसका k भी होगा, इस वाले का k। तो हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो मेरा k है वो kx है, और वो ये लीनियरली वैरी कर रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ax प्लस बी। kx है जिसको लीनियरली वैरी कर रहा है, तो उसको हम क्या मान लिए, kx प्लस ax प्लस बी। जहां आप बोलिए सर ये a प्लस बी तो क्वेश्चन में है नहीं, वेरी गुड, अब सही बोल रहा है। लेकिन उसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, kx मेरा क्या है, ax प्लस बी, और a और b चूंकि आपके इसमें नहीं गिवन है, वेरी गुड। लेकिन ये गिवन है कि जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k1 है ना, वेरी गुड। तो k1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, b का वैल्यू देखो मिल गया हमको। वैसे ही हमको ये भी गिवन है कि x का वैल्यू अगर हम d रखते हैं तो kx जो है वो आपका k2 है ना, kx क्या है, k2 है। तो x का वैल्यू d रख दो, k2 भी है हमारे पास, तो k2 इक्वल्स ad प्लस b का वैल्यू हम रख रहे हैं k1, ठीक है। b का वैल्यू क्या रख रहे हैं, k1। तो d का वैल्यू a, मतलब एक्चुअली a का वैल्यू, a का जो वैल्यू आ गया हमारा वो हो गया, एक मिनट इसको हम लोग l कर लेते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, वहाँ भी आपका a और यहाँ भी आपका a कन्फ्यूज हो जाइएगा। k2 माइनस k1 अपॉन d, ये a का वैल्यू मिल गया हमको। a भी मिल चुका, b भी मिल चुका, अब हमको बस वो सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे kx को लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि kx ही हमको वहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, जिसका मान हमने रखा है ax प्लस बी, वेरी गुड। तो जो dc का वैल्यू आया वो क्या आया, ax प्लस बी एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई dx। अब क्या करना है बाबू, हमको इंटीग्रेट करना है ना, 1/c निकालना है, वेरी गुड, निकालते हैं 1/c। तो 1/c क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन dc, दैट इज आपका ये आएगा dx डिवाइडेड बाई, पहले तो 1/ε को बाहर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी ये रहे ना रहे अंदर, और ये ax प्लस बी, ठीक है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो x का वैल्यू वैरी कर रहा है 0 से लेकर d तक, है ना, 0 से लेकर d तक, वेरी गुड। तो 1/c क्या आ जाएगा, dx अपॉन ax प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको मालूम है 1 अपॉन a ln ax प्लस बी होगा, है ना। इसका तो लॉग होता है ना ln ax प्लस बी, और चूंकि x का कॉन्स्टेंट a है जो कि हमारा डिवाइड में आएगा, तो 1/c आ जाएगा 1/ε0 a, फिर ये मल्टीप्लाइड में a ln ax प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके d तक। तो पहले अपर लिमिट d रख देंगे, तो 1/c क्या हो जाएगा, 1/ε0 a ln ad प्लस बी
ए डी प्लस बी माइनस एल एन बी, ऐसा ही कुछ होगा। अब डिवाइड कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/c 1/ε0 ए एल एन ए डी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। और चूंकि हमारे पास a और b का वैल्यू है, जिसमें से a का वैल्यू है हमारा k2 माइनस k1/d, ठीक है ना, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है हमारा k1। तो यहां k1 रखो, इधर ध्यान से देखना पाओ, इधर तो हम k2 माइनस k1/d यहां रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां a की जगह रख रहे हैं हम लोग k2 माइनस k1/d, ठीक है। तो d से d कैंसिल होगा, बोलो। मतलब सिंपल ऐसे समझो ना कि क्या यहां से ऐसे होगा कि AD का वैल्यू हो जाएगा K2 माइनस K1, वेरी गुड, और उसमें B ऐड करना है, B का वैल्यू कितना है K1, तो K1 ऐड करिए तो K1 K1 कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ सही समझे हैं। तो रिजल्ट बच जाएगा सिर्फ K2 और B का वैल्यू हम K1। तो हम यहां ऐसे रखेंगे इसको 1/ε0 A, ठीक है, ये हो जाएगा K2 माइनस K1 डिवाइड बाई डी इनटू एल एन K2/K1। अब सी करने के लिए वो उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म जो हमारा दिख रहा है ये डी ऊपर चला जाएगा ना पहले, तो इस डी को हम देखो, आप लोग देख रहे हो ना, इस डी को हम ऊपर ही कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 1/c है हमारा, ये क्या है 1/c है। तो अब हम यहाँ पर c का वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम c का वैल्यू। तो c क्या आ गया हमारा, ε0 a K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई डी ln ऑफ K2/K1, ये रिजल्ट आ गया हमारा। इसको नोट करो, फिर दूसरा देखते हैं। ये हो गया नोट। अब देखो इसका दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा केस क्या था कि एरिया वाइज वेरी करेगा, मान लो क्वेश्चन में चेंज इस तरह से है कि यहाँ कैपेसिटेंस K1 है और यहाँ कैपेसिटेंस K2, यानी इस तरह से वेरी कर रहा है। इस बार एरिया वाइज वेरी कर रहा है ना। तो करोगे क्या, तो इस बार हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Ky जो है आपका Ay प्लस बी, ठीक है, Ky है और Ay प्लस बी है। चूंकि ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल है ना, चूंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है हमारा पैरेलल है, तो हम जो C निकालेंगे वो इंटीग्रेशन DC होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फिर DC का वैल्यू क्या लिखेंगे, Ky ε0/d। अब बोलोगे A क्या लिखे, तो जरा ध्यान समझो बाबू, ये चूंकि एक स्क्वायर प्लेट है ना हमारा, ये स्क्वायर प्लेट है, बात समझो जरा ध्यान से। तो ये जो एरिया हमारा इसका आएगा वो ये L है, देखो जरा ध्यान से समझना, ये पूरे का एरिया भी L स्क्वायर था, लेकिन इसमें हमने एक छोटा सा सेक्शन काटा है, कितना dy का। तो dy वाले का एरिया कितना हो जाएगा, L तो ये लेंथ और ये इंटू dy, यानी L इंटू dy हो जाएगा, L इंटू क्या हो जाएगा dy। कैसे हुआ समझ में आ रहा है आपको, ये लेंथ L और इसकी थिकनेस dy है ना। वेरी गुड, थैंक यू, यहाँ तक आपको हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी A और B निकालना होगा। चलो A और B निकालते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने। देखो Ky क्या दिया हुआ है हमारा, तो Ky दिया हुआ है Ay प्लस बी। Ky क्या दिया हुआ है, Ay प्लस बी। अब देखो एट y इक्वल्स 0 Ky जो है वो K1 है हमारा, है ना। वेरी गुड, K1 है तो K1 हमारा B का वैल्यू आ गया, जो कि इसके पहले भी आया था। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे, तो देखो ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मतलब ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, यानी हम 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, L तक जा रहे हैं, D तक नहीं L तक जा रहे हैं। एरिया डिवाइड हुआ इस बार, वेरी गुड।
तो के वाई हमारा K2 है, तो K2 इक्वल्स हो जाएगा K2 और ये K इक्वल्स हो जाएगा, छोड़ो स्टेप बाई स्टेप ही कर लेते हैं, प्लस K1, तो A, हाँ A हो जाएगा आपका K2 माइनस K1 अपॉन L। और अगर कभी आया ऐसा कुछ AD टाइप का टर्म तो उसको भी लिख ही लेते कि AL हमारा K2 माइनस K1 है। ठीक है, अब ऐसा तो हमको नहीं लग रहा कि आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन अलग है, देखते हैं वो तो पता चल जाएगा। इसको अब इंटीग्रेट करना होगा हमको, है ना, इंटीग्रेट करना होगा। चलो पहले इसको यहाँ पर हम के वाई का वैल्यू रख दे रहे हैं। के वाई का वैल्यू जो कि हमको मिला हुआ है ए वाई प्लस बी एप्सिलॉन नॉट एल डी वाई अपॉन डी, और हमको सी निकालना है। तो पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर कर लो, इंटीग्रेट करेंगे ए वाई प्लस बी को कहाँ से कहाँ तक, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेकर एल तक, है ना, वेरी गुड, 0 से लेकर एल तक। y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होता है और dy का इंटीग्रेशन y होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा हमारा इप्सिलॉन नॉट l अपॉन डी, ये आएगा ए एल स्क्वायर वाई, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा ही देते क्या फर्क पड़ेगा, ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई 0 से लेके एल तक, ये रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल। एल कॉमन ले लो तो रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा सी का इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी ए एल अपॉन 2 प्लस बी, और चूंकि एल स्क्वायर को हम एरिया कह सकते हैं उसका, है ना, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ए एल का वैल्यू है हमारे पास, ए एल का वैल्यू कितना है K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 अपॉन 2 प्लस ये फिर K1, 2 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो 2K1 होगा ये, और माइनस K1 कितना हो जाएगा प्लस K1, यानी K2 प्लस K1 आ जाएगा। तो C का जो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, 2 एलसीएम लिया है हमने, और ये आ गया K2 प्लस K1। तो इस तरह से अगर हमारा वेरिएबल अगर दिया हुआ रहे, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, और भी इसमें 1-2 केस और आएंगे, 2 केस और हम दिखाएंगे आपको अगले क्लास में, जो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा इससे अलग है, वो पूछा हुआ है IIT में इसके पहले क्वेश्चन, तो ये उसके समझने के लिए ये बेसिक था। जो ये अगर समझ में आ गया आपको तो फिर हम लोग अगले क्लास में उसको चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ।